चैप्टर 459। कुछ लम्हों के लिए एमिलिन वाइट की सांस रुकी सी रह गई। कॉफिन के अंधेरे से आई हुई आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। बहुत खतरनाक होगा, उसने बेचैनी से कहा, पर अंदर से कुछ हल्की सी उम्मीद भी जग रही थी। लॉर्ड नेव्स ने ब्लैक आयरन कॉफिन के अंदर से आराम से जवाब दिया, हाँ, आमतौर पर बहुत खतरनाक। पर फिर उसकी आवाज़ नरम हो गई। हर छुपा वजूद बुरा नहीं होता एमिलिन, कुछ उनमें भी नियम और लेना देना पसंद करते हैं। एंसेस्टर ने रिविलेशन दे दी। अगर उन्होंने ये बात बता दी तो खतरा ज़्यादा भयानक नहीं। एमिलिन ने आंखें बड़ी कर ली। एंसेस्टर ने खुद किसी चीज़ को एंडोर्स किया? उसके दिल में डर था, पर साथ ही वो ख्याल भी, अगर ये उसका मौका है तो क्या वो उसे छोड़ दे? मुझे 2 दिन चाहिए, एमिलिन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। उसके अल्फाज में जितना डर था उतना ही छुपी हुई ख्वाहिश भी थी। निज़्म ने हल्के से हंसते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखना, चांस लेने वालों को फ्यूचर बदलना आता है। कॉस्मियोडोरा जो बेसमेंट में वहाँ खड़ा था थोड़ा हैरान से बोला, लेकिन क्यों एमिलिन, उसे क्या खास बनाता है? निज़्म ने डीप चकल किया। वो खुद बार बार दफूल को अपील कर रहा था। उसने खुद इस रास्ते की चाहत दिखाई। मैं बस उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ, और कभी कभी छोटे डिसीजंस लेने वाले ही बड़े काम उठा लेते हैं। सुबह की धूप 15 स्ट्रीट के कमरे में धीरे धीरे जाग रही थी। क्लेन ने हल्के कपड़े पहने और घर का काम करना शुरू किया। टॉयलेट साफ करना, फ्लोर पोंछना, कपड़े धोकर हवा में लटकाना। उसको पता था कि आज प्रिंस एडिसाक को फाइनल रिपोर्ट देनी है, लेकिन एक अच्छी आदत है घर साफ रखना, और आज वो छुट्टी का दिन था, इसलिए थोड़ा नीटनेस का मज़ा ही अलग था। जब क्लेन बाथरूम से निकला तो उसने सोचा थोड़ी सी फ्रेश एयर लेनी चाहिए, और इसी बीच बेल बज गई। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ वही प्रिंस एडिसाक का ओल्ड बटलर खड़ा था, हमेशा की तरह पोलाइट और परफेक्ट। डिटेक्ट मोरियार्टी, हिज हाइनेस आपके इंतज़ार में कैरिज पर है। क्लेन ने एक पल सोचा और फिर पेट में तेज़ दर्द महसूस हुआ। माफ़ कीजिए, मुझे पहले बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा, वो एम्बैरेस होकर बोला और भागकर अंदर गया। बाथरूम में उस दर्द का एक सिंपल सस्ता, एक छोटी सी स्टमक क्रैम्प जिसने उसके ऑन टाइम स्केड्यूल को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया। जब वो वापस आया तो बटलर वहाँ नहीं था, बल्कि कर्ली हेयर्ड मेड ने पोलाइटनेस से पूछा। हिज हाइनेस ने कहा कि वो थोड़ा बिजी हो गए, कृपया आप रेड रोज मैनर कल या परसों आ जाइए। क्लेन ने मास्क लगाया, थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ पर समझा, टाइमिंग कभी कभी चूक जाती है, मेड ने एक टीजिंग अंदाज में कहा। और हाँ, आप फिर से उस लेडी को मिस कर गए। क्लेन का चेहरा थोड़ा फ्रीज हो गया और फिर उसने धीरे से कहा, किस लेडी की बात कर रही हो? मेड ने सिर्फ नीची आवाज़ में बताया, आज वो प्रिंस के साथ थी, वो चाहती थी कि प्रिंस आपके सामने डिटॉल लेकर आए। उसके लफ्ज़ों में एक छोटी सी डिफ़िकल्ट मुस्कान थी, जैसे ये कोई छोटा सा ड्रामा हो जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लेन थोड़ा घबरा गया। फिर से मुझे बार बार वो लेडी मिलने से क्यों बचा रही है? उसके दिमाग में सवाल उबले, लेकिन उसने आवाज़ को ठंडा रखते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। वही वक्त किसी और कमरे में एक क्विल अकेले ही नोटबुक पर लिख रहा था, और कभी कभी क्विल खुद से रुक जाता और फिर चल पड़ता, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसको नच कर रहा हो। उस नोटबुक में कुछ नोट्स थे, एक तरह का वॉर डायरी। टारगेट, द लेडी अटेम्प्टेड टू एस्केप कंट्रोल, डिटेक्टिव मोरियार्टी लेफ्ट बिफोर शी केम डाउन स्टेयर्स, शी प्लेस्ड फ्लावर्स एट द फ्यूनरल, could not identify Moriarty, chance slipped. Moriarty visited Red Rose Manor. Target was out riding. Again missed. Today Moriarty had a stomachache. 7 minutes 45 seconds. Prince Edisac couldn't wait. Chance slipped once more. एक मिडिल एज आदमी जिसकी एक आंख अंधी थी नोटबुक बंद करके एक औरत को देखता है। वो औरत स्लो और डेलिब्रेट गेस्चर से अपना मेकअप टच कर रही होती है। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर मुस्कान जैसे कोई सीक्रेट ट्रेजर हो। मैंने तुम्हारी बॉडी पे क्या रखा था? आदमी ने कठोर आवाज़ में पूछा। बार बार रिस्ट्रिक्शंस तोड़ देना रिस्की है। औरत ने हल्की सी आवाज़ में हंसकर कहा, एक्सीडेंट, पर फिक्र मत करो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसने अपना बाल पीछे किया और अपने नेक को रिवील किया, एक लॉन्ग वाइट नेक, रिफाइंड एंड पेल। वो औरत फिर आगे चलकर अपनी बेल्ट टाइटन कर देती है, लिपस्टिक चेक करती है और एक लेजी यौन के साथ कहती है, मैं मिस्टर ए से मिलने जा रही हूँ। होप ही इज़ एज क्रेजी एज द रूमर्स। उसके अल्फाज के साथ ही क्विल की निब फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार उस निब से जो लिखा वो अपनी मर्जी से लिख रही थी, जैसे कोई एरर या चेंज हो रहा हो। अंधेरे से एक फीलिंग निकलती है, कोई बड़ा प्लान चल रहा है, और मोरियार्टी को ये स्लिप मिलना डेस्टिनी ही है। क्लेन टॉयलेट क्लीन करके थोड़ा खुश था कि कमरा साफ हो गया,
पर उसके पेट में अभी भी एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड उसे रेड रोज मैनर और उस लेडी से जोड़ रहा हो। उन्हें डिसाइड किया, छुट्टी की प्लानिंग पहले, फिर प्रिंस को फॉर्मल रिपोर्ट, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे सही वक्त से रोका। चांस स्लिप्ड और कहानी का ये थ्रेड अब उन लोगों के हाथों में गया जो इस रॉयल ड्रामा को मैनिपुलेट करते हैं। कोई वुमेन विद पेल नेक, कोई ब्लाइंड आई राइटर, एक बटलर और एक प्रिंस जो थोड़ा इम्पेशेंट हो। क्लेन ने एक छोटी सी गलती की और सोचा, अगर मैंने अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज किया होता, पर अब ये वक्त गुजर चुका। चांस हैड स्लिप्ड और मिस्ट्रीज डीपर होती जा रही थी। चैप्टर 460। क्लेन अपने आप को फिर से ग्रे फॉग के एंशिएंट पैलेस में पाता है। ब्रॉन्ज टेबल की ठंडी पुरानी चमक और उसके आसपास की खामोशी एक अलग ही बोझ देती है। उसने पहले भी नोटिस किया था कि हाल ही में कई चीज़ें अननेचुरल कोइंसिडेंसेस बन रही हैं। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता जो लॉजिकली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जैसे उसका बार बार मिस कर देना प्रिंस एडेसाक की कॉमनर लेडी को। अब उसके दिमाग में एक ही नाम बार बार गूंजता है, सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08। वो एक फाउंटेन पेन कॉन्ज्यूर करता है और एक स्टेटमेंट लिखता है, आई एम इन्वॉल्व इन अ सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस क्रिएटेड बाय सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08। उसके बाद अपना सिल्वर चेन और टोपैज पेंडेंट यूज़ करके डिविनेशन स्टार्ट करता है। लेकिन पेंडेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। मतलब या तो डिविनेशन कंडीशंस इनकम्प्लीट हैं या 0-08 एक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है। दोनों केसेस में एक ही नतीजा, नो आंसर। क्लेन और भी स्टेटमेंट्स ट्राई करता है, थोड़ा चेंज करके अलग डायरेक्शन में ले जाकर। उसके दिल में एक चुभन होती है, अगर 0-08 या इसके जैसा कोई पावर इन्वॉल्व है तो मैं अभी उसके रडार में आ गया हूँ। वो अपने फिंगर से ब्रॉन्ज टेबल के एज को टैप करता है, एक क्लाउन की तरह अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है और कामली सोचता है कि अब प्लान क्या हो। अगर वो कल ही भागने की कोशिश करेगा तो प्रिंस एडेसाक के लोग तुरंत शक करेंगे। ऊपर से उसका घर भी मैनर के पास है। फेसलेस की पावर की वजह से एस्केप पॉसिबल है, लेकिन बिना ज़रूरत अपने ऊपर सस्पिशन लेना बेकार है। बेस्ट ये है कि वो कल मैनर जाए, कामली रिपोर्ट करे और फिर अपने हॉलीडे टू द साउथ का एक्सक्यूज़ यूज़ करके डिसअपियर हो जाए। दूसरी तरफ सिटी ऑफ सिल्वर के कैंप में बॉनफायर जल रही थी। फ्लेम धीरे धीरे क्रैकल कर रही थी, लेकिन डार्कनेस अब भी सुप्रीम थी। डेरिक एक स्टोन पिलर के अगेंस्ट बैठा था, थोड़ा सो रहा था, थोड़ा रेस्ट ले रहा था, लेकिन उसके सपने डिस्टर्ब हो गए। सपनों में वो एक और सिटी देख रहा था, कोलैप्स वॉल्स, म्यूरल्स, एक एरी लड़का जैक, सब कुछ बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे ही मिस्टर फूल की आवाज़ उसके सपने में गूंजी, प्रिपेयर फॉर द गैदरिंग, डेरिक को याद आया कि टैरेट क्लब का वक्त आ गया है। उसने अपने हार्ट बीट्स गिनने शुरू किए और फिर ग्रे फॉग के डिवाइन हॉल में पहुंच गया। जैसे ही वो ब्रॉन्ज टेबल पर बैठा, उसके दिमाग में एकदम से मेमोरीज इंजेक्ट हुई, जैसे किसी ने फोर्सफुली ओवरराइड किया हो। वो याद करता है कि अब तक 5 साइकिल्स हो चुकी हैं, हर साइकिल में थोड़ी डिफरेंस। पहली दफ़ा लैंटर्न्स बुझ गए और ट्रेजेडी होने वाली थी। दूसरी दफ़ा एक मेंबर मशरूम खाने लगा, चीफ कॉलिन ने बचा लिया उसे। तीसरी दफ़ा जैक ने स्टोरी सुनाई, अपने फादर के साथ ओशियन में होली रेजिडेंस ढूंढने गया, स्टॉर्म आया। चौथी दफ़ा जैक बिना वार्निंग म्यूटेट हुआ और जोशुआ को घायल कर दिया। 5वीं दफ़ा टेम्पल कोलैप्स हो गया और एग्जिट ब्लॉक हो गया। हर साइकिल का एंड कॉलिन के हाथ से जैक के मरने पर होता और फिर सब लोग कैंप में रीस्टार्ट कर देते बिना पुरानी मेमोरीज के। सिर्फ इस दफ़ा मिस्टर फूल के हिंट से डेरिक को एक्स्ट्रा मेमोरी मिली। टेरर क्लब में डेरिक की आवाज़ डिस्प्लेड लगती है, हम 5 दफ़ा एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं, लेकिन सब रिपीट हो रहा है। अगर मिस्टर फूल मुझे याद दिलाते नहीं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। ऑड्रे एकदम कंसर्न के साथ बोलती है, मिस्टर सन क्या हुआ? टेम्पल के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड था? डेरिक सारी डिटेल्स डिस्क्राइब करता है। जैक, म्यूरियल्स, कोलैप्स, सब मेंबर्स एकदम शॉक्ड होते हैं। फोर्स थोड़ा पेल हो जाती है। उसके लिए ये लूप वाली सिचुएशन बहुत डिस्टर्बिंग थी। ऑड्रे क्यूरियोसिटी के साथ कोई आइडिया सजेस्ट करती है, लेकिन उसके पास कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं है। एल्जार फाइनली सीरियस टोन में बोलता है, मुझे 2 ही पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। एक, तुम लोग किसी नाइटमेयर या हेलुसिनेशन में फंसे हो, ऐसा पावर जो डेमीगॉड से भी ऊपर है। दूसरा, तुम एक डिस्टॉर्टेड टाइम स्पेस में हो जहाँ टाइम साइक्लिक है, बैलेंस मेंटेन होता है और तुम लोग लूप में ट्रैप हो। उसे तोड़ने के लिए या तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो बैलेंस ब्रेक कर सके, या फिर तुम्हें वो की नोड ढूंढना होगा जो इस डिस्टॉर्शन को बाइंड करता है। ये सुनकर सभी मेंबर्स का दिमाग ऑटोमेटिकली मिस्टर फूल की तरफ जाता है। एक सुपीरियर एक्सटर्नल फोर्स ऑब्वियसली उनके लिए क्लेन ही लगता है, लेकिन क्लेन एज अ मिस्टर फूल एक एंशिएंट काम पोस्चर मेंटेन करता है। वो जानता है कि उसको अपनी इन्वॉल्वमेंट को मिनिमम दिखाना है, वरना सस्पिशन और डिपेंडेंसी दोनों बढ़ जाएंगे। ऑड्रे थोड़ा गेस करती है, क्या ये की पॉइंट जैक हो सकता है?
शायद उसे मानना ही सॉल्यूशन नहीं है। एल्डर सिर हिलाता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है। उसका डिस्क्रिप्शन मुझे एक और इंसिडेंट याद दिलाता है। एक लिसनर जिसको मैं परस्यू कर रहा था सोनिया सी में, वो भी अपने बेटे के साथ था और उनका टारगेट था ट्रू क्रिएटर का होली रेजिडेंस। सब स्टंट हो जाते हैं। अगर जैक वैसे ही एक बॉय है तो इसका मतलब सिटी ऑफ सिल्वर अभी भी समहाउ सोनिया सी से कनेक्टेड है। डेरिक के दिल में होप जागती है। ये मतलब है हमारा शहर अभी भी पूरी तरह सील्ड नहीं है। एल्जर कंटिन्यू करता है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम केयरफुली जैक के सामने सोनिया सी, लोइन किंगडम और पोर्ट्स का जिक्र करो, देखना वो कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन चीफ कॉलिन के सामने मत करना और म्यूरल्स की डिटेल्स हमें बताओ, शायद वहाँ सॉल्यूशन की चाबी हो। टेबल पे एक अनईजी साइलेंस छाया होता है। सब लोग फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है, ये टाइम के फंडामेंटल रूल से लिंक्ड है। क्लेन एज द फूल अंदर से एकदम अलर्ट है। उसको अर्थ की स्टोरीज याद आती है, ग्राउंड हॉक डे टाइप रिपीट्स, टाइम लूप्स की ट्रिगर्स, लेकिन वो जानता है कि ओपनली आइडियाज़ देना रिस्की होगा। वो बस क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और अंदर ही अंदर डिसाइड करता है अगर लूप तोड़ना है तो जैक या म्यूरल्स में ही आंसर छुपा है। चैप्टर 461। इस दफ़ा डायरेक्ट क्लब का माहौल पुराने दिनों से अलग था। डेरिक जो पहले हमेशा सिंपल और सीधे तरीके से बात करता था, अब थोड़ा चालाक हो गया था। सिर्फ लफ्ज़ों पर भरोसा करने के बजाय उसने एक नई अप्रोच ली। मिस्टर फूल की परमिशन मिलते ही उसने अपने दिमाग में लॉक्ड वो सारी फ्रेगमेंट्स प्रोजेक्ट किए जो उसने साइकिल में देखे थे। कोलैप्स दीवारें, रून्स के बीच की खाली सड़कें, वाइट ब्लू टेम्पल जिसमें डस्ट लेयर्स चिपकी हुई थी, पिच ब्लैक क्रॉस से उल्टी लटकी हुई मूर्ति, फॉरेन क्रिएटर के म्यूरल जो ह्यूमंस के गुनाह अपने ऊपर ले रहा था, डेंजरस और एकदम टेम्पटिंग मशरूम्स, ऑल्टर की वो स्टैचू जिसके आंखें अचानक खुल गई थीं, और सबसे डिस्टर्बिंग एक पेल येलो बालों वाला लड़का जैक। ये सब सीन्स एक के बाद एक टेरर क्लब के मेंबर्स के सामने घुल मिल गए। ऑड्रे का दिल तेज धड़कने लगा। उसके लिए ये एक रियल लाइफ मिस्ट्री नॉवेल जैसा था, टेरर और अनसर्टेनिटी एक साथ। उसके अंदर एक एक्साइटमेंट जागी। अगर मैं कभी डेमीगॉड बनती हूँ तो मैं भी ऐसे रीजन्स एक्सप्लोर करना चाहूँगी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों के लिए ये कोई एडवेंचर नहीं बल्कि डेली सर्वाइवल थी। क्लिन क्वाइटली सहाय करता है। उसके अंदर से एक थॉट निकलता है, सिटी ऑफ सिल्वर अब तक बची हुई है, ये खुद एक मिराकल है। अगर लिटिल सन और ज़्यादा स्मार्ट होता और एक्सपीरियंस होता तो ये सब सीन्स एक मूवी की तरह प्रेजेंट करता, तब ये गैदरिंग और भी इंगेजिंग होती। लेकिन वो खुद जानता था ज़्यादा ड्यूरेशन स्पिरिचुअलिटी ट्रेन कर देती है। एल्जर द हैंग्ड मैन डीप साइलेंस में हर डिटेल ऑब्जर्व करता है। फिर उसने एक पॉइंट पिक किया, म्यूरल्स जहाँ फॉलन क्रिएटर 6 ईवल गॉड्स का सामना कर रहा था। उसने पूछा, ये ईवल गॉड्स कौन है? ये जो ऑक्टोपस है, लाइटिंग में लपेटा हुआ, ट्राइडेंट के साथ, क्लॉक पे फेदर्स, ये मुझे कुछ याद दिला रहा है। डेरिक ऑनेस्टली जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सोच रहा था आपको मालूम होगा। ऑड्रे और फोर्स दोनों ने म्यूरल्स को बार बार देखा, लेकिन वो मैच नहीं कर पाए किसी नॉन एंशिएंट गॉड्स से। इस वक्त क्लेन की आंखें तंग सी हो गईं। उसने फाइनली रियलाइज किया कि ये म्यूरल्स डिस्टर्बिंगली सिमिलर हैं उन स्टैचू से जो उसने टूडोर रून्स में देखे थे। सिर्फ एक फ़र्क था, उन स्टैचूज़ में गॉड्स अपने प्योर डिवाइन रूप में थे और यहाँ उनको ट्विस्टेड मॉन्स्टर्स के रूप में दिखाया गया था, जैसे ट्रू क्रिएटर के फॉलोअर्स ने इंटेंशनली उन्हें ईविल गॉड्स बना के रिप्रेजेंट किया हो। क्लेन ने तुरंत डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली फूल के रूप में कुछ रिवील नहीं करेगा, इसके बजाय वो वर्ड के जरिए हिंट डालेगा। द वर्ड की हॉर्स वॉइस गूंजी, मैंने भी ऐसे स्टैचूज़ देखे हैं एक फोर्थ इपॉक के रून में। इस पर सब लोग एकदम अटेंटिव हो गए। ऑड्रे ने पोलाइटली रिक्वेस्ट की, मिस्टर वर्ड, क्या आप हमें वो स्टैचूज़ दिखाएंगे? अगर आप चाहते हैं तो हम इसका कॉम्पनसेशन भी करेंगे। द वर्ड ने डार्क स्माइल के साथ कहा, कोई ज़रूरत नहीं, शायद इससे मेरी अपनी डाउट्स भी सॉल्व हो जाएं। मिस्टर फूल की साइलेंट परमिशन मिलते ही द वर्ल्ड ने कॉन्ज्यूर किया एवर नाइट गॉडेस की स्टैचू सेक्रेट एम्बलम के साथ ब्लैक स्टारी गाउन में। ऑड्रे ने तुरंत गॉडेस को पहचान लिया। उसने मूर्ति को और म्यूरल के ईविल गॉड वर्जन को कंपेयर किया और उसके अंदर गुस्सा उभर आया। ये तो ब्लास्फेमी है, लेकिन उसने खुद को संभाला, सोच के कि ट्रू क्रिएटर के लोग तो वैसे भी सब कुछ डिस्टॉर्ट करते हैं। एल्जर ने सहाय करके कहा, सो म्यूरियस डिस्टॉर्टेड इमेज हैं 6 गॉड्स की, मतलब पास्ट में इनकी ह्यूमनॉइड फॉर्म्स भी होती थी। फोर्स कंफ्यूज थी और तुरंत पूछी, लेकिन गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी कहाँ है? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या उस वक्त? एल्जर ने एंथुजियास्टिकली क्लैरिफाई किया, र्यूमर है कि गॉड ऑफ स्टीम लेट फोर्थ इपॉक में मैनिफेस्ट हुआ था। ये कंफर्म करता है कि तब तक वो बॉर्न ही नहीं हुआ था। फोर्स ने गिल्टी फील किया, उसने अपने फेथ को कभी सीरियस नहीं लिया था। डेरिक थोड़ा अपने होप के साथ बोला, तो क्या ये म्यूरल ही की पॉइंट है? एल्जर ने सोच समझ कर जवाब दिया, हो सकता है, शायद तुम्हें उसे तोड़ना पड़े।
लेकिन चीफ को शक मत होने देना। डेरिक ने सिंसियर ग्रेटिट्यूड के साथ सबको थैंक्स दिया। मिस्टर हैंगमैन, आप हमेशा इतनी काइंड और एंथुजियास्टिक होते हो। मिस जस्टिस, मिस मैजिशियन, मिस्टर वर्ड, यू ऑल आर इक्वली काइंड। एल्जर की आंखें एक पल के लिए ब्लिंक करती हैं। उसने ज़िंदगी में पहली बार सुना था कि कोई उसे काइंड और एंथुजियास्टिक कह रहा हो। उसका दिल थोड़ा अजीब सी फीलिंग से भर गया। क्लेन तभी याद करता है सिटी ऑफ सिल्वर के लास्ट एक्सप्लोरेशन में उन्होंने एक म्यूरल कॉर्नर पे रोज़ रिडेम्पशन का नाम भी देखा था। तब उसने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जब ईवल स्पिरिट ने भी रोज़ रिडेम्पशन का जिक्र किया था और उसने सुना था कि ये एक फॉलन एंजल्स का कल्ट है जो ट्रू क्रिएटर्स से लिंक्ड है, उसने डिसाइड किया कि टैरेट क्लब के मेंबर्स को सटल हिंट देना चाहिए। एमिस द फॉग, फूल की शक्ल सुनाई दी। रोज़ रिडेम्पशन, ये नाम हॉल में गूंज गया। डेरिक ने तुरंत रिकॉल किया कि हाँ, उनके म्यूरल्स में भी ये लिखा था। ऑर्डर और फोर्स भी अलर्ट हो गई। एल्जर के दिमाग में तुरंत वेव्स चलने लगे। अगर रोज रिडेम्पशन इतना रिलेवेंट है तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का रूट उन्हीं तक जाता है। ऑर्डर ने एंथुजियास्टिक क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, रोज रिडेम्पशन क्या है? वो क्या प्रेजेंट करता है? मिस्टर फूल ने बस एक और चकल दिया और कुछ नहीं। टेबल पर साइलेंस छाई रही। सब मेंबर्स अपने अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगे और क्लेन क्वाइटली सोचा, इंटरप्रिटेशन की ताकत हमेशा मेरे पास है। अगर वो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करें भी तो भी उनकी आंखों में मैं वही रहूंगा, द फूल, द वन हु नोज एवरीथिंग। चैप्टर 462। टेरेट टेबल पर बैठकर जब क्लेन यानी द फूल सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला तो सारे मेंबर्स को समझ आया कि उन्हें और सवाल नहीं पूछने चाहिए। और वैसे भी एक ऐसे बीइंग के लिए जो ऑलमोस्ट गॉड लेवल लगता है, हिंट्स और रिविलेशंस हमेशा ही इस तरह के छोटे टुकड़ों में आते हैं। सीधा जवाब मिलना बहुत ही रेयर होता है। ऑड्रे के दिल में एक ही बात चल रही थी, मिस्टर फूल सिर्फ एक नाम बताना भी एक रिविलेशन है। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो गलती हमारी है, उनकी नहीं। मतलब हमें और सीखना होगा और कोशिश करनी होगी। यही सोच उसकी साइकियाट्रिस्ट बनने की ट्रेनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर रही थी। एल्जर ने तुरंत बात उठाई, मुझे याद है कि उस टेम्पल के म्यूरल के कोने में भी कुछ लिखा था ना, रोज रिडेम्पशन के बारे में। डेरिक ने बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाई। जी हाँ, एक कोने में लिखा था। हमने उसको डिसाइफर करने में काफ़ी वक्त लगाया था। जॉटन लैंग्वेज से निकला हुआ एक टेक्स्ट था। एल्जर थोड़ा थॉटफुल हुआ। उसने अपने माइंड में कनेक्ट किया सोनिया सी, जैक और ये जॉटन डिराइव टेक्स्ट। फिर उसने एक रिक्वेस्ट की और एक लाइन कॉन्ज्यूर की। वो पुरानी एंशेंट फिज़ैक लैंग्वेज में थी। उसका मतलब था रोज रिडेम्पशन। डेरिक आंखें फाड़ के उसको देखता रह गया। ये तो बहुत ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है एंड के लेटर्स में। मिस्टर हैंगमैन, ये क्या आपके वर्ड की लैंग्वेज है? डेरिक ने अपने म्यूरल का एग्जैक्ट टेक्स्ट भी कॉन्ज्यूर कर दिया कंपैरिजन के लिए। एल्जर ने कामली रिप्लाई दिया, हाँ, ये फिज़ैक लैंग्वेज का एक एंशेंट फॉर्म है। तुम्हारा म्यूरल वाला और भी पुराना वर्जन लग रहा है। क्लेन अपने माइंड में एक प्रॉपर हिस्टोरियन की तरह कॉन्क्लूड कर रहा था। ये पुराना डायलेक्ट सोलोमन एम्पायर से लिंक करता है। एल्जर ने फिर पूछा, और म्यूरल के कंटेंट के बारे में, मतलब जिस जगह रोज रिडेम्पशन लिखा था उसके साथ क्या डिपिक्ट हुआ था? डेरिक शर्मिंदा होकर बोलता है, मैं उस हिस्से को डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया और फिर हमें तुरंत निकलना पड़ा। एल्जर ने सिर्फ सीधा सा आंसर दिया, अगली बार ध्यान से देखना, हो सकता है वहीं पर कोई क्रूशियल क्लू छुपा हो। डेरिक ने तुरंत सीरियस होकर कहा में सर हिलाया। इस वक्त ऑड्रे के दिमाग में एक डाउट आया और उसने पूछा, मिस्टर हैंगमैन, अगर जैक वैसे ही लिसनर का बेटा है जैसा आपने कहा था, तो वो सिटी ऑफ सिल्वर वाले से नॉर्मल लैंग्वेज में बात कैसे कर पा रहा है? यहाँ की लैंग्वेज तो अलग है ना। उसने कंपेयर किया कि टैरोट क्लब के मेंबर्स अलग बैकग्राउंड से होते हुए भी एक दूसरे को ईजिली समझ लेते हैं। ऑब्वियसली ये सब मिस्टर फूल की पावर थी। एल्जर ने थोड़ा स्कॉफ करके जवाब दिया, मिस जस्टिस, लगता है आपने ज़्यादा बेऑर्डर इवेंट फेस नहीं किए। जब एक इंसान मॉन्स्टर बन जाता है तो लैंग्वेज सीखना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। कभी कभी 1 सेकंड में भी कोई ज़ुबान सीख सकता है। जैक तो वैसे भी एक अननेचुरल क्रीचर बन चुका है। ऑड्रे ने आंख झपकाई और हल्का सा एम्बैरेस्ड फील किया। उसने फिर अपने लैक ऑफ एक्सपीरियंस को एक्सपोज कर दिया। बाकी के रूटीन की तरह टैरोट गैदरिंग फिर नॉर्मल फ्लो में चली गई। ऑड्रे ने प्राउडली रिपोर्ट किया, मिस्टर फूल, इस बार मेरे पास 3 और रोजेल के डायरी पेजेस हैं। अभी भी आपको 7 और देना बाकी है। होस्ट ने भी तुरंत बोला, मिस्टर फूल, मुझे भी कुछ रिस्पॉन्सेज मिले हैं, अगली बार नए पेजेस लेकर आऊँगी। क्लेन ने बस रिलैक्स्ड होकर स्माइल किया, बहुत अच्छा। डेरिक ने यह सुना और फिर से गिल्टी फील किया क्योंकि अपने एक्सप्लोरेटरी मिशन की वजह से लाइब्रेरी विजिट करने का टाइम ही नहीं मिला था। क्लेन ने डायरी पेजेस उठाए और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। पहला पेज 8 अगस्त। रिजल्ट डिस्क्राइब कर रहा था वाइट मेपल पैलेस के रॉयल बॉल के बारे में। उसने एरिस्टोक्रेट्स की लग्जरी और वियर्ड खाने का जिक्र किया।
ग्रिल्ड स्वॉन्स, शीप टेस्टिकल्स। उसने नोटिस किया कि ये एरिस्टोक्रेट्स अर्थ के मिडिल एज वालों से अलग है। यहाँ लोग रोज़ स्नान करते हैं, टॉयलेट पेपर का कॉन्सेप्ट भी आ गया था। रीज़न, कोई बियॉन्डर पाथवे जिसका रिलेशन प्लेग से था, मतलब क्लीनलीनेस उनके लिए सिर्फ लग्जरी नहीं एक ज़रूरत थी। रोजेल सोच रहा था कि अगर प्लेग का डर इतना है तो ये लोग स्लम्स और सीवेज सिस्टम क्यों नहीं सुधारते। पर फिर भी उसने कंक्लूड किया कि अलग अलग डायरेक्शन में आइसोलेशन करना ही काफ़ी होगा। और इस दिन उसका किंग के साथ पहला फेस टू फेस मीटिंग भी हुआ। उसने अपने अंदर का नर्वसनेस डिस्क्राइब किया, जहां वो अपने आप को इक्वल समझता था पर फिर भी नेचुरली बाउ डाउन कर रहा था। और फाइनली कंक्लूड किया, दिस इज़ द चार्म ऑफ पावर। क्लेन पढ़कर मुस्कुराया। इवन रोजेल, एक मॉडर्न मैन, अपने अंदर से इतना नर्वस था। पावर का इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। दूसरा पेज, 11 नवंबर। रोजेल नोट करता है कि वो सीक्वेंस 4 एडवांस करने वाला है डेमीगॉड बनने की तरफ। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, एल्केमिस्ट मतलब 7 पाथवे, मिस्टिकोलॉजिस्ट मतलब मिस्ट्री प्रायर पाथवे। उसने डिसाइड किया एल्केमिस्ट बनने का, क्योंकि हिडन सेज को उसने डेंजरस माना। एल्केमिस्ट होने का मतलब था आइटम्स को सोल देना, उन्हें जिंदा करना। रोजेल एक्साइटेड था। वो बोलता है ये एक क्रिएटर बनने जैसा होगा। उसने अपने गंडम बनाने का सपना भी मेंशन किया। पर रिचुअल डेंजरस था। एक एरिया की सारी लाइफ फोर्स सक करनी पड़ती थी, लैंड बैरन हो जाती, लेक्स ड्राई हो जाती। रोजेल खुद शौक था, ये तो कल्ट के सेक्रीफाइस जैसा है। क्लेन ने डायरी रीड करके डीप ब्रीथ ली। इवन रोजेल को लगता था कि पोशन पाथवे डार्क और क्रेजी है। एल्केमिस्ट का रिचुअल तो सच में हॉरिफाइंग है। तीसरा पेज, 23 to 26 अप्रैल। रोजेल ने अपनी क्रेजी सेक्सुअल एडवेंचर डिस्क्राइब की। एक इंसिडेंट में से एक एरिस्टोक्रेट कपल का फेटिश उसको डिस्टर्ब कर गया। रोजेल बोलता है, कंपेयर टू डेम मैं तो एक इनोसेंट चाइल्ड हूँ। फिर उसने फिशिंग के बारे में लिखा, अपने गोल्स और इन्वेंशंस पर फोकस करने की बात की। और लास्ट एंट्री में लिखा, ज़ाराटल मुझसे मिलने आया। मैंने उससे पूछा मिरेकल क्या है। ज़ाराटल ने रिप्लाई दिया, व्हाट डू यू थिंक इट इज़। रोजेल का आंसर था, सिविलाइजेशन के वंडर्स ही मिरेकल्स हैं। उन्हें फिज़ैक के ग्रेट टॉयलेट हॉल और जायंट किंग के पैलेस का एग्जाम्पल दिया। फिर ज़ाराटल ने कामली बोला, मिरेकल का मतलब है डेथ से वापस जिंदा हो जाना। क्लेन डायरी क्लोज करके एक लंबी सांस लेता है। उसका दिमाग बस एक ही चीज़ रिपीट कर रहा था, मिरेकल इक्वल्स टू रेजरेक्शन। और ज़ाराटल के कहने का मतलब था कि यह सिर्फ एक थियोरेटिकल बात नहीं है, बल्कि शायद रियलिटी में पॉसिबल भी था। चैप्टर 463, अ मिरेकल इज़ टू बी रेजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। क्लेन ने डायरी के वर्ड्स दोबारा अपने दिमाग में रिपीट किए और तुरंत अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को याद किया। एक ऐसा इंसान जो अपने हेड में गोली मार के गिर गया था और उसके स्कल का वुंड मिरेकुलसली हील हो गया। एक और बियॉन्डर जिसका हार्ट क्रश हो गया था और जो मर गया था पर फिर भी अपनी ग्रेव से एक रात निकल कर आ गया। क्या यही मिरेकल्स हैं? क्या यही वो रेजरेक्शन है जिसका जिक्र ज़ाराटल ने किया था? क्लेन ने खुद से पूछा। और फिर एक चीज़ उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। सीर पाथवे का सीक्वेंस 2 टाइटल ही है मिरेकल इन्वोकर। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट और क्यूरियोसिटी का मिक्स चल रहा था, जैसे लग रहा हो कि उसने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट छूने की कोशिश की है पर वो अभी पीसेस को प्रॉपरली जोड़ नहीं पा रहा। क्लेन ने अपने थॉट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करना स्टार्ट किया। मेरे लिए सीर को इनिशियल सीक्वेंस चूज़ करना शायद कोइंसिडेंस नहीं था। मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मिस्टीरियस स्पेस जो ग्रे फॉग के ऊपर है, और वो जगह एकदम परफेक्ट है सीर पाथवे के लिए। एक एनवायरनमेंट जहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, जहाँ प्रेडिक्शंस और डिविनेशंस परफेक्ट काम करते हैं। और मेरा रेजरेक्शन का ट्रेड भी वहीं से आता है। उसने अपने आगे के एक्सपीरियंसेस कनेक्ट किए। बैकलैंड में रोजागो के इवेंट नेचुरली उसके ऑर्बिट में खिंचाए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉ ऑफ कन्वर्जेंस कहता है कि एक ही पाथवे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंटिगोनस फैमिली नोटबुक का सडन स्टाइल चेंज भी उसने इसी से लिंक किया। पहले वो नॉर्मली क्लूज देता था पर फिर एकदम से मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट के थ्रू हॉर्नेसिस माउंटेन का जिक्र हो गया। ये भी एक तरीके का अट्रैक्शन था। अब उसने एक बड़ी सोच रखी। क्या इसका मतलब है कि ग्रे फॉग का मिस्टीरियस स्पेस खुद सीर पाथवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है? क्या वो एक ग्रेड 0 सीड आर्टिफैक्ट हो सकता है, या शायद एक डिवाइन किंगडम जो किसी सीक्वेंस 0 ने छोड़ दिया हो? या फिर यही सीर पाथवे का सो कॉल्ड यूनिकनेस है? ये थॉट्स उसके दिल में आग बराबर एक्साइटमेंट भर रहे थे। अगर ये सब सच है तो जब वो हाई सीक्वेंस तक पहुंच जाएगा और स्टेयरकेस ऑफ लाइट कंप्लीट करेगा, शायद उस हिडन एरिया में उसे अपने ट्रांसमाइग्रेशन का असल वजह मिले, शायद अपने घर वापस जाने का रास्ता भी। उसने अपने अंदर का एक्साइटमेंट को दबाया, डायरी पेजेस को वैनिश होने दिया और नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाए रखा, पर अंदर से उसका दिमाग कॉन्टीन्यूसली ज़ाराटल की तरह घूम रहा था। ज़ाराटल, सीक्रेट ऑर्डर का लीडर, मिरेकल इन्वोकर, एक ऐसा इंसान जो बहुत सालों पहले ही सीक्वेंस 2 बन गया था।
हो सकता है कई इवेंट्स और मिस्ट्रीज के पीछे उसकी ही छाप हो। फिर भी टेरर क्लब के सामने उसने कुछ नहीं दिखाया। काम और डिटैच वॉइस में बोला, आप लोग अपना ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो। सबसे पहले फोर्स ने एक्साइटमेंट और थोड़ी सी टेंशन के साथ बोला, मिस जस्टिस, मुझे रिप्लाई मिला है। मेरे टीचर के पास एक पेयर मिरर ड्रैगन के आइज हैं, प्राइस है 1000 पाउंड्स। फोर्स के दिल में हल्का सा गिल्ट था। उसका टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम का रिजर्व प्राइस 800 पाउंड्स था। फोर्स ने खुद से ही 200 पाउंड्स ऊपर ऐड कर दिए थे, सोचकर कि बार्गेनिंग के लिए स्पेस रहे। अपने अंदर ही अंदर उसने रोजेल के एक कोट को याद किया, मनी ओमनीपोटेंट नहीं होता, पर बिना मनी के कुछ भी पॉसिबल नहीं। वो कैलकुलेट कर रही थी, उसके पास अभी तक 350 पाउंड्स की सेविंग्स हैं, पर उसे स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच और बाकी इंग्रेडिएंट्स के लिए और कैश चाहिए होगा। अगर जस्टिस बार्गेन करेगी तो वो ये एक्सक्यूज़ देगी कि टीचर ने रिपीटेड नेगोशिएशंस के बाद प्राइस 900 तक ड्रॉप किया, पर ऑर्डर ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, 1000 पाउंड्स, ठीक है, डील। फोर्स एकदम ब्लैंक हो गई। शी एग्रीड जस्ट लाइक दैट। ऑर्डर के लिए 1000 पाउंड्स कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपने अपकमिंग अडल्टहुड बॉल और फादर के लिए दिए गिफ्ट्स के बारे में सोच रही थी। ऑल हॉल उसको 50,000 पाउंड्स के शेयर्स और 2000 पाउंड्स कैश गिफ्ट देने वाला था। उसके लिए ये एक स्मॉल परचेजेस थी। ट्रांजैक्शन फाइनलाइज हुआ। फोर्स ने डिसाइड किया कि वेडनेसडे को इंग्रेडिएंट डिलीवर करेगी और कैश रिसीव करने के तुरंत बाद प्रिट्स हार्बर निकल जाएगी। उसने तुरंत नेक्स्ट सवाल पूछा, किसी के पास स्पिरिट ईटर का स्टमक पाउच का इन्फो है? डेरिक ने तुरंत बोला, हाँ, इस एक्सप्लोरेशन में हमें कुछ स्पिरिट ईटर के स्टमक पाउचेस मिले हैं। मैं सिटी ऑफ सिल्वर वापस जाकर लो प्राइस पे अरेंज कर सकता हूँ, बस अगर मुझ पर सर्विलांस ना हो तो। फोर्स प्रैक्टिकल थी। पर तुम्हें पाउंड्स की ज़रूरत तो नहीं है ना? एल्जर ने इंटरवीन किया। तुम मुझे 300 पाउंड्स दो, मैं वो स्टमक पाउच एक्सचेंज करवा दूंगा और बदले में मैं सन को सोलर हाई प्रीस्ट का पोशन फार्मूला दे दूंगा। डेरिक का चेहरा एकदम ब्राइट हो गया। सच में? आपके पास वो फार्मूला है? एल्जर कामली नॉडेड। हाँ। डेरिक थ्रिल था पर ऑकवर्डनेस के साथ बोला, फार्मूला की वैल्यू एक स्टमक पाउच से ज़्यादा है और मेरे पास गोल्ड पाउंड नहीं है। एल्जर ने डायरेक्टली जवाब दिया, तो तुम मुझे मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दोगे जो तुम्हारे रीजन में कॉमन है? मैं उसमें से अपना वैल्यू इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लूँगा। डेरिक विजिबली रिलैक्स्ड हो गया। नो प्रॉब्लम, एक्सप्लोरेशन के बाद तुरंत लिस्ट बना दूंगा। क्लेन ने अपना फेस पाम रोका। उसको भी एक्चुअली क्यूरियोसिटी थी कि सिटी ऑफ सिल्वर के मॉन्स्टर्स और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसीलिए उसने वर्ल्ड को इंटरफेयर करने नहीं दिया। एल्जर ने अपना खुद का रिक्वेस्ट डाला, मुझे एक ड्रैगन आइड सी कॉन्डोर के पेयर आई चाहिए, कॉम्पनसेशन मैं दूंगा। ये सुनकर ऑर्डर सोचने लगी, मतलब मिस्टर हैंगमैन को ब्लू शैडो फैल्कन की क्रिस्टलाइन फेदर्स का क्लू ऑलरेडी है। ये बंदा सच में बहुत रिसोर्सेज रखता है। ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद मेंबर्स ने अपने अपने इन्फॉर्मेशन शेयर किए। क्लेन ने वर्ल्ड के थ्रू मरमेड्स के बारे में पूछा और जो इन्फो मिला वो शैरन के दिया हुआ आंसर जैसा ही था। पर फिर क्लेन ने डिसाइड किया कि मिस जस्टिस और मिस मैजिशियन को वॉर्न करना ज़रूरी है। उसके माइंड में टिंजन का नाइटमेयर वापस आया। इविल गॉड के स्पॉन ने पूरे शहर को वाइप करने की कोशिश की थी। बैकलैंड में भी एक हिडन डेंजर बन रहा है। प्रिंस एडेसाक के आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद 0-08 जैसा सील्ड आर्टिफैक्ट इन्वॉल्व करता है। वर्ड ने अपनी ग्रेवली वॉइस में अनाउंस किया, बैकलैंड में एक मेजर इवेंट ब्रीविंग है, ये अनरेस्ट और ट्रेजेडी ला सकता है। जस्टिस ने तुरंत पूछा, कौन सा इवेंट? फोर्स ने भी नर्वसली बोला, और डेंजर कहाँ से आएगा? वर्ड ने काम टोन में बोला, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फो है, डेफिनेट कुछ करना मुश्किल है। और फिर उसने डेलिबरेटली अपनी गेज फूल की तरफ उठाई। ऑनरेबल मिस्टर फूल, आपके पास ब्लेस्ड ने ज़रूर कुछ डिटेक्ट किया होगा। सबके आइज इंस्टेंटली ग्रे फॉग के पीछे बैठे हुए फिगर पर गए। क्यूरियोसिटी, फियर और टेंशन का मिक्स हवा में था। और तब क्लेन ने अपना यूजुअल रिलैक्स फूल वाला पोस्टर बनाया और कैजुअली बोला, एडेसाक ऑगस्टस। चैप्टर 464। बैकलैंड की शान शाम थी। क्लेन अपनी एक्टिविटी रूम के अंदर फायरप्लेस के सामने बैठा हुआ था, रॉकिंग चेयर पर धीरे धीरे झूलते हुए। जब डोरबेल बजी तो उसने कैजुअली उठकर डोर खोला और सामने खड़ा था एमलिन वाइट, एकदम नीटली कॉम्ड हेयर और हमेशा वाली एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्टिफनेस थी। क्लेन मुस्कुराया, थोड़ा टीज करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून एमलिन, तुम इस वक्त हार्वेस्ट चर्च में हेल्प कर रहे होने चाहिए थे ना? एमलिन का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने अपना चिन थोड़ा ऊपर उठाया जैसे अपना प्राइड बचा रहा हो, और फिर धीरे से बोला, मुझे तुमसे एक कंसल्टेशन करनी है, डिटेक्टिव शेरलॉक मोरियार्टी। एक्टिविटी रूम के अंदर आने के बाद क्लेन ने अपना यूजुअल प्लेफुल टोन मेंटेन किया। कंसल्टेशन की फीस 1 पाउंड है और सेशन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। एमिलिन ने आंखें घुमाई जैसे उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो। वो थोड़ा लीन होकर सीरियस टोन में बोला, एक बड़े शख्सियत ने मुझे एक काम दिया है, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट।
क्लेन ने आईब्रोज रेज किए। तुम्हारा प्रॉब्लम फादर त्रास्की का साइकोलॉजिकल क्यू, राइट? एमिलिन का चेहरा थोड़ा टाइट हो गया। उसने बस एक छोटा सा नोट किया। क्लेन ने कामली पूछा, तुमने कौन सा काम करना है? एमिलिन ने एक पल हेजिटेट किया, फिर जैसे अपने आप को मजबूर कर रहा हो लो वॉइस में कहा, वो द फूल से रिलेटेड है। क्लेन अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया, जैसे उसने कुछ शॉकिंग सुना हो। द फूल? उसकी टोन में सरप्राइज नेचुरल था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैलकुलेशन कर रहा था। एमिलिन ने जल्दी से ऐड किया, लॉर्ड निब्स ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि एंसेस्टर का रिविलेशन आया है और उसमें द फूल का नाम था। एपोक्लिप्स की सुबह की एक झलक। उसने मुझे कहा कि मुझे प्रे करना होगा द फूल को। क्लेन ने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखा, सिर्फ सॉफ्टली बोला, और तुम्हें प्रोटेक्शन का प्रॉमिस दिया गया? एमिलिन का जवाब ऑलमोस्ट बिटर हंसी के साथ आया। एग्जैक्टली कहते हैं कि वो मेरे साथ खुद खड़े रहेंगे, लेकिन मुझे डर है क्लेन, अगर वो बीइंग मैलिस रखता हो तो, अगर मैं बस एक गिनी पिग हूँ। क्लेन ने अपना चिन टच किया और केयरफुली बोला, देखो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं, एक ब्लाइंडली मान लो और प्रे करो, दूसरा सेफली अप्रोच करो। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर है। एमिली ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में पूछा, सेफली अप्रोच हाउ? प्रेयर या तो होती है या नहीं होती? क्लेन ने कामली समझाया, सबसे पहले एश्योरेंस लो, लॉर्ड निब्स से लिखित या फॉर्मल प्रॉमिस। अगर वो जेन्युइनली तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एमिली ने सार्कास्टिकली लाफ किया, वैम्पायर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते क्लेन, हम ब्लड लाइन्स पर भरोसा करते हैं। क्लेन ने शोल्डर श्रग किया, फिर वही ब्लड लाइन को लेवरेज बनाओ, विटनेस रखो, अगर वो भी रिफ्यूज़ करें तो समझ जाओ कि उनका प्रोटेक्शन बस एक शब्द है। एमिलिन ने अपना फोरहेड पकड़ लिया और लो वॉइस में बोला, मुझे बस फ्रीडम चाहिए, फादर उतरास्की का कंट्रोल तोड़ना है। अगर फूल के थ्रू मुझे वो मिलता है तो मैं टेम्पटेड हूँ, लेकिन मैं अपनी जान रिस्क पर नहीं रख सकता। क्लेन ने सॉफ्टली बोला, टेम्पटेशन और डिस्परेशन सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, तुम्हें पेशेंस रखनी होगी। एमिलिन ने आंखों में एक उम्मीद की झलक साथ पूछा, तुम मेरे साथ चलोगे? मतलब जब मैं प्रे करूँगा तुम वहाँ रहोगे? क्लेन ने थोड़ा हंसी दबाते हुए हेड शेक किया, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रिपेयर करवाऊँगा, एक चेकलिस्ट दूंगा, क्या करना है, क्या अवॉइड करना है, और सबसे ज़रूरी एक फेल सेफ प्लान रखो। अगर सब खराब हो गया तो तुम्हें कहाँ भागना है, किस पर ट्रस्ट करना है। एमिलिन ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से बोला, मुझे सोचने के लिए कुछ दिन चाहिए। क्लेन ने स्लाइट स्माइल के साथ कहा, गुड, टाइम लेना ही बेस्ट डिसीजन है। जल्दी की गई प्रेयर तुम्हारी फ्रीडम नहीं, तुम्हारी डिस्ट्रक्शन ला सकती है। एमिलिन खड़े हुए बोला, शर्लॉक मैं तुम्हें अपडेट करूँगा, अगर डिसाइड कर लिया तो तुम पहले जानने वाले होगे। क्लेन ने बस कैजुअल वेव किया, आई विल बी वेटिंग। दरवाज़ा बंद होते ही क्लेन अपनी कुर्सी पर दोबारा झूलने लगा। उसके चेहरे पर एक थॉटफुल स्माइल थी। उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए। एमिलिन वाइट, एक वैम्पायर जो फूल का नाम सुनते ही ट्रेम्बल करता है, लेकिन अंदर से डेस्परेट है अपना कंट्रोल तोड़ने के लिए। अगर वो राइट डायरेक्शन में गया तो एक वैल्यूबल ब्लेस्ड बन सकता है, अगर गलत गया तो एक और अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम बन जाएगा। वो विंडो के पास गया और बैकलैंड की बारिश भरी सड़कों को देखा। धीरे से उसने खुद से कहा, प्रिंस एडिसाक सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08, और अब सैंगुइन भी फूल के ऑर्बिट में। स्टेज सेट हो रहा है, अब वक्त है क्वाइटली बाउ आउट करने का। चैप्टर 465। क्लेन अपनी रिक्लाइनर चेयर में थोड़ा आगे झुका, दोनों हाथ लूजली क्लैप्स्ड किए और उसकी गेज सीधा एमिलिन पर टिक गई। एक काम डिटेक्टिव का पोज, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही अलर्ट था। एमिलिन, उसने लो वॉइस में पूछा, तुम कह रहे हो एक बड़े शख्सियत ने तुम्हें एक कुछ करने को बोला है, पर तुम मुझे डिटेल्स नहीं दोगे, राइट? वैम्पायर ने तुरंत अपना हेड शेक किया, जैसे एक इनविजिबल वॉल रेज कर रहा हो। नो, उसने थोड़ा फोर्सफुल टोन में कहा, मैं और कुछ नहीं कह सकता। क्लेन ने अपनी सोच को अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइज किया। द फूल से कनेक्टेड काम, हाई रिस्क, और इसका रिलेशन उसके क्यू तोड़ने से है। मतलब एक रिचुअल होगा, लेकिन उसका डिज़ाइन उसने नहीं बनाया, बल्कि किसी सैंग्विन पावर हाउस ने बनवाया है, और एमिलिन जैसे प्राउड वैम्पायर उसे बिग शॉट कह रहा है। इसका मतलब वो शख्सियत ईजिली सीक्वेंस 4 या उसके ऊपर का होगा। लेकिन सवाल यह है कि एक सैंग्विन सीनियर को द फूल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही क्यों है? क्या वो लोग सीक्रेटली ऑरोरा ऑर्डर के साथ डील कर रहे हैं, या फिर ये एक और लेयर है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा? उसने अपनी सोच एक स्मर्क के साथ सप्रेस की और एमिलिन को सीधी आंखों में देखते हुए बोला, तुम चाहते हो मैं तुम्हें डायरेक्ट जवाब दूं? तो सुनो, जब कोई हिडन एग्जिस्टेंस को बिना समझे, बिना क्लैरिटी के प्रे करता है तो आउट ऑफ 100 केसेस 30 को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। 68 केसेस डिजास्टर्स बन जाते हैं, लोग मर जाते हैं या उनकी ज़िंदगी मौत से भी बुरी हो जाती है, और सिर्फ 2 केसेस होते हैं
जहां उन्हें सच में कुछ मिलेगा, पर उससे कुछ का प्राइस उनके एक्सपेक्टेशन से अलग होता है। एवलिन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हुआ। उसने अपने स्लीक कॉर्न बैक हेयर पर हाथ फेरते हुए सरप्राइज में बोला, सिर्फ 2 सक्सेसफुल केसेस और 68 में ट्रेजेडी? क्लेन ने एक मेजर्ड शुरक दिया और फर्म टोन में बोला, एग्जैक्टली। अगर तुम्हारा इंटेंशन गलत हो, मैलिस हो, तो रिस्क और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, पर ऑनेस्टली क्या तुम्हें लगता है वो बिग शॉट एक हिडन एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट स्टैंड कर सकता है? एमिलियन ने हेजिटेंट पॉज के बाद हल्की सी साही के साथ कहा, प्रॉब्ली नॉट। क्लेन ने दोनों हाथ स्प्रेड किए, जैसे कोर्ट में एक लॉयर अपना क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दे रहा हो। तो आंसर सिंपल है, क्या तुम अपनी जान रिस्क पर रखने के लिए तैयार हो, सिर्फ एक क्यू तोड़ने के लिए? या तुम एक्सेप्ट करोगे कि कुछ बातें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी चल सकती हैं? उन्हें सॉफ्ट स्माइल के साथ ऐड किया, देखो, फेना पॉटर के लोगों को वो अर्थ मदर को बिलीव करते हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर तुम भी ये पाथ लो, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तुम फ्री हो जाओगे विदाउट प्लेइंग डाइस विद डेथ। एमिलियन ने अपने लिप्स प्रेस किए और कुछ देर साइलेंस में रहा। फिर उसने सीरियस टोन में कहा, शेरलॉक, तुम समझ नहीं रहे। अगर मैं अर्थ मदर को बिलीव करूँ भी, तो वो मेरी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ना कि किसी साइकोलॉजिकल क्यू का रिजल्ट। सैंग्विन का लास्ट प्राइड ही ये है, हम अपनी चॉइसेस खुद करते हैं। क्लेन जनरली थोड़ा सरप्राइज था। उन्हें सिर्फ एक टर्स नोट दिया और बोला, फेयर, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। फिर एमिलियन ने अपने वॉइस को एलिवेट किया, जैसे वो एक डिक्लेरेशन कर रहा हो, और सुनो, अगर मैं ये रिस्क लूँगा तो सिर्फ अपने लिए नहीं, ये पूरे सैंग्विन के लिए होगा। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं वीक नहीं हूँ। तुम ह्यूमंस के हिसाब से मैं सीक्वेंस 7 के बराबर हूँ, और वो भी एक कॉम्बैट स्पेशलिस्ट। क्लेन ने थोड़ा सार्काज़म जोड़ते हुए कहा, डू यू रियली थिंक एक सिंगल वैम्पायर अपनी पूरी रेस को सेव कर सकता है? एमिलिन की आंखें थोड़ी ब्लेज हुई। तुम समझोगे नहीं, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है समझने की। वो अपनी सीट से अब्रप्टली खड़ा हो गया, जैसे डिस्कशन खत्म हो गया हो। कंसल्टेशन के लिए शुक्रिया। फी कंसिडर इट डिडक्टेड फ्रॉम सूटकेस और टिन बॉक्स। क्लेन एक सेकंड के लिए ब्लैंक रहा, फिर उसका दिमाग क्लिक किया और उसने अपनी फोरहेड पे हाथ मारा। सीरियसली, वेसल्स यूजुअली फ्री होते हैं बड़े डील्स में, और ये प्रिटी वैम्पायर कंसल्टेशन फी वेसल्स के अगेंस्ट काउंट कर रहा है। उसने एक हताश साय दी। एमिलिन जब डोर से निकल गया, क्लेन फायरप्लेस की फ्लिकरिंग रोशनी में पीछे लीन कर गया। उसकी आइज हाफ लिडेड थी, पर अंदर अंदर उसका दिमाग लाइटनिंग स्पीड से चर्न कर रहा था। एक स्टिंगी और एरोगेंट वैम्पायर, लेकिन शॉकिंगली डिटरमाइंड। अगर वो सिंसियर हो कि द फूल को प्रे करेगा, मुझे डिसाइड करना होगा, रिस्पॉन्ड करूं या इग्नोर। प्रिंस एडेसाक, 0-08 अरब, सैंग्विन भी सब एक वेब में इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। ये एक ही प्ले का अलग अलग स्टेज है। उसने क्वाइटली ममो किया, स्टेज सेट हो रहा है और मैं अब सिर्फ एक और साइड कैरेक्टर हूँ, जिसे कर्टेन कॉल के बाद क्वाइटली एग्जिट करना है। पैरेलल सीन सिटी ऑफ सिल्वर एक्सप्लोरर्स। इस वक्त सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सप्लोरेटरी टीम अपने पंक्चुअल साइकिल के नेक्स्ट राउंड में टेंपल के पेरीफेरी तक आ चुकी थी। बॉनफायर के एशेस अभी भी गर्म थे और सब लोगों के एनिमल हाइड लैंटर्न फेंट ग्लो कर रहे थे। डेरिक ने अपनी ब्रीदिंग स्टडी की और पूछा, पहली बार जब हम यहाँ आए थे सब लैंटर्न्स एक्सटिंग्विश हो गए थे और एक क्रीपी सेव मी वाली चाइल्ड की आवाज़ सुनाई दी थी। मिस्टर हैंगमैन और मिस जस्टिस के एनालिसिस के हिसाब से शायद यही वो नोड है जहाँ साइकिल स्टार्ट होता है, तो अगर मुझे कुछ टेस्ट करना है, यही परफेक्ट जगह है। उसने क्वाइटली अपना प्रेयर रिसाइट किया। सडनली एक प्योर और ब्लाइंडिंग लाइट उसके शरीर से बर्स्ट आउट हुई। टीम के लीडर डीमन हंटर कॉलिन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करते हुए गुस्से में पूछा, व्हाट हैपेंड? डेरिक ने हॉरर एक्ट करते हुए बोला, योर एक्सीलेंसी, मैंने एक बच्चे की रोती हुई आवाज़ सुनी, सेव मी सेव मी। जोशुआ और दूसरे मेंबर्स तुरंत अलर्ट हो गए। कॉलिन ने सराउंडिंग एग्जामिन किया और दूसरे से पूछा, किसी और ने सुना? सब ने अपने हेड शेक किए। कॉलिन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर अपनी बेल्ट से एक डार्क ब्लू मेटल बॉटल निकाली और अपनी ब्लेड पर एक कलरलेस विस्कस लिक्विड स्मीयर किया। उसने अपनी स्वॉर्ड स्काई की तरफ थ्रस्ट की। तुरंत स्ट्रीक्स ऑफ सिल्वर स्नेक लाइक बीम सर्च की तरह स्प्रेड हो गए, पूरी टीम को एनवेलप करते हुए, जैसे हर एक के अंदर के सबसे डार्क कॉर्नर को एक्सपोज किया जा रहा हो। सिजलिंग साउंड के साथ सिल्वर सर्पेंट्स वॉइड में घुस गए। कुछ सेकंड्स के अंदर सब काम हो गया, सिर्फ लैंटर्न्स की डिम रोशनी बची। कॉलिन ने नैरो डाइस से आगे पॉइंट किया, फ्रॉम नाउ ऑन फुल अलर्ट, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। डेरिक ने अंदर ही अंदर साय किया, ये भी की पॉइंट नहीं है, साइकिल ब्रेक अभी दूर है, बट में भी म्यूरल के रिवर में आंसर छिपा है। चैप्टर 466। डेरिक का एक्स ऑफ हरिकेन सिल्वर की स्ट्रीक से लपेटा हुआ था और जब उसने उसे म्यूरल के रिवर पर जोर से मारा तो बैम,
एक डिफिनिंग क्रैश टेम्पल के अंदर गूंज उठा। पत्थर के टुकड़े उड़कर चारों तरफ बिखर गए और वो सर्कुलर रिवर जो अपने सोर्स से अपनी ही माउथ तक जा रही थी 1 सेकंड में बिखर गई। डेरिक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, हो गया, अब साइकिल ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके होप्स ऊपर गए, एक टॉल और टेरिफाइंग प्रेजेंस उसके सामने मटेरियलाइज हो गया। डीमन हंटर कॉलिन एलियार्ड। एक ब्लिंक के अंदर वो डेरिक के सामने था। उसकी लाइट ब्लू आइज डेडली काम और उसके हाथ की स्वॉर्ड के हिल्ट को टाइट ग्रिप किया हुआ। व्हाट वर यू डूइंग? उसकी वॉइस एक ब्लेड की तरह कोल्ड थी। डेरिक ने अपना सांस रोक लिया। टेरर क्लब की डिस्कशन उसके दिमाग में फ्लैश हुई। उसने तुरंत एक आंसर फैब्रिकेट किया, थोड़ा डाउट और थोड़ा फियर मिमिक करते हुए बोला, योर एक्सीलेंसी, मैंने यहाँ एक शैडो देखा, बिल्कुल एक चाइल्ड जैसे। वो इधर से गुजरा था, मैं बस। कॉलिन ने अपनी गेज एक और मेंबर हाइम की तरफ टर्न की। डिड यू सी इट? हाइम ने तुरंत अपना थ्रोट क्लियर किया और क्विकली हेड शेक किया। नो योर एक्सीलेंसी, मैंने कुछ नहीं देखा। कॉलिन के आई सडनली ग्लो करने लगे। उनमें 2 कॉम्प्लेट डार्क ग्रीन सिंबल्स डांस करने लगे जैसे किसी प्राचीन सील के पैटर्न हो। उन्हें डेरिक को 4-5 सेकंड्स तक अनहोली स्टिलनेस में देखा। डेरिक को लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक्सरे हो रहा हो। फाइनली कॉलिन ने अपनी स्वॉर्ड रिलैक्स की और एक न्यूट्रल टोन में बोला, दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्लोरेशन मिशन। नर्वस होने की वजह से हेलुसिनेशन नॉर्मल है। फ्रॉम नाउ ऑन यू विल स्टे एट माई साइड। डेरिक ने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए सर हिला दिया। यस योर एक्सीलेंसी। सो म्यूरल इटसेल्फ ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। रोज रिडेम्पशन कुछ और है, हिडन और डीपर। डेरिक अपने अंदर ही अंदर डिसाइड कर रहा था। एक्स टाइट ग्रिप किए हुए साइलेंटली चीफ के साथ मार्च करते हुए। टेम्पल के अंदर उनका जर्नी ऑलमोस्ट वैसे ही था जैसे पहले के एक्सप्लोरेशंस में हुआ था। हर जगह वही क्रम्बलिंग वॉल्स, वही सफोकेटिंग डार्कनेस। एट लास्ट वो एक बार फिर उस फाइनल हॉल में पहुंचे जहां ऑल्टर और डीटी स्टैचू था। वही एक फेमिलियर सिलहूट, येलो हेयर्ड बॉय जैक, शैडोज के अंदर कर्ल्ड अप। हिज वॉइस थिन और डेस्परेट थी, सेव मी सेव मी। कॉलिन का एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। उसका फोकस अब डेरिक से शिफ्ट होकर जैक पर आ गया। लेकिन इस बार डेरिक ने स्पॉन्टेनियसली पूछा, हाउ कैन वी सेव यू? जैक की आइज सडनली लाइट अप हो गई जैसे कोई होप फाइनली मिला हो। सेव मी, सेंड मी होम। डेरिक ने कॉशियस एक्साइटमेंट के साथ पूछा, वेयर इज योर होम? जैक ने अपना कमजोर सा हाथ उठाया और वीकली बोला, माई होम इज एट एनमार्ट हार्बर। डेरिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक झटका लगा। एनमथ हार्बर, इसका मतलब वो आउटसाइडर है? मिस जस्टिस और मिस्टर हैंगमैन के वर्ड से बिलोंग करता है? उसका फेस अनकंट्रोलेबली ग्लो कर उठा। कॉलिन ने भी इस न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया। उसके माइंड में इंस्टेंटली एक मैप अनफोल्ड हुआ। हार्बर सी स्टैचू के गेज के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो शायद एक रूट मिलेगा। अगर वो रूट जायंट किंग्स कोर्ट के रून्स से पास करता है तो इसका मतलब है एक पाथ एग्जिस्ट करता है सिटी ऑफ सिल्वर के बियॉन्ड तक। कॉलिन के प्यूपल श्रिंक हो गए, होप या डेंजर। इसी वक्त डेरिक ने नोटिस किया कि जैक के कपड़ों के चेस्ट एरिया पर एक डार्क रेड पैच स्प्रेड हो रहा है। आर यू हर्ट? डेरिक ने केयरफुली पूछा। जैक ने अपना हेड बाउ किया और ट्रेमलिंग वॉइस में बोला, समथिंग अगली इज ग्रोइंग देयर। उसने अपने कपड़े हटा दिए और सब लोग फ्रीज हो गए। जैक के चेस्ट पर एक हॉरिफाइंग फेस बना हुआ था, 2 आइज, एक नोज और एक माउथ, सब रियल, एक अलग इंसान के चेहरे के टुकड़ों जैसे, एक ग्रोटेस्क कोलाज। डेरिक का स्टमक चर्न कर गया। उसके दिमाग में एक हॉरिफिक सीन फ्लैश हुआ। जैक ने अपने कंपेनियंस के रिमेन्स खा लिए और उनके फीचर्स उसके शरीर में ग्रो हो गए। और फिर उसने रियलाइज़ किया वो फेस फेमिलियर लग रहा है। सिल्वर हेयर्ड एंजल का फेस, वही जो म्यूरल में सर्कुलर रिवर के ऊपर खड़ा था। इट्स हिम, द वन बिहाइंड द साइकिल। डेरिक के दिल से एक शाउट निकला, रोज रिडेम्पशन। जैक ने अपना हेड उठाया। उसका ग्रिन अननेचुरल तरीके से स्ट्रेच होकर कान तक पहुंच गया। आई एम सो हंग्री। और फिर केओस इरप्ट हो गया। फियर्स बैटल शैडोज और स्क्रीम्स के बीच में घूम गया और एक ब्लिंक के अंदर डेरिक फिर से बॉनफायर के पास कैंप साइट में बैठा था। रोज रिडेम्पशन इनकैंटेशन नहीं है, उसने अपनी फिस्ट टाइट की, फ्रस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन मिक्स करते हुए। 7th एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ। इस बार डेरिक एक्स्ट्रा कॉशियस था। उसने डेलिबरेटली जैक को प्रोवोक नहीं किया, लेकिन क्वाइटली कॉलिन के पास लीन होकर बोला, योर एक्सीलेंसी, उसके चेस्ट पर जो फेस है वो एग्जैक्टली म्यूरल वाले एंजल जैसा है, द सिल्वर हेयर्ड वन अबव द रिवर। और म्यूरल के कॉर्नर में लिखा है रोज रिडेम्पशन। कॉलिन इनिशियली स्टन्ड हुआ, फिर उसका ब्रो फर हो गया। उसने जैक को कंसोल करते हुए साइड ग्लैंस से डेरिक को देखा और फिर सप्रेस्ड टोन में बोला,
हमने इस म्यूरल को बहुत टाइम स्टडी किया। हमारा कंक्लूजन था कि ये एक एंजल है जो एसेटिक्स मतलब सन्यासियों को पिलग्रिमेज ले जा रहा है। ग्रुप का नाम ही रोज रिडेम्पशन है और रिवर एक साइकिल रिप्रेजेंट करती है। पर तुम्हारी बात ने मुझे एक और चीज़ याद दिलाई। कॉलिन की वॉइस थोड़ी लो हो गई। एमोन ने जब तुम्हारे शरीर में वॉर्म लीव किया था उसमें टाइम का सिंबल था और सर्कुलर रिवर हमेशा से फेट से लिंक होती है। दोनों को मिलाकर मुझे कुछ प्राचीन बुक्स याद आई। डेरी की क्यूरियोसिटी पीक पर थी। बुक्स में क्या लिखा था? कॉलिन ने डीप ब्रेथ ली, फिर डेलिबरेटली स्लो और सोलेम वॉइस में बोला, लेजेंड्स के मुताबिक जब ओमनीपोटेंट लॉर्ड ने अपनी गेज दुनिया पर डाली उसके आसपास कई एंजल्स थे। उनमें से 8 किंग्स ऑफ एंजल्स थे जो सबसे क्लोज थे डिवाइन के। उनमें से कुछ के नेम्स लॉस्ट हो चुके हैं लेकिन कुछ अभी भी रिकॉर्ड होते हैं। 2 किंग्स ऑफ एंजल्स के टाइटल्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, एंजल्स ऑफ टाइम और एंजल्स ऑफ फेट। डेरिक की आंखों में रियलाइजेशन फ्लैश हुआ। एमोन एंजल ऑफ टाइम और म्यूरल एंजल ऑफ फेट। कॉलिन ने अपनी स्वॉर्ड टाइट पकड़ी और विस्पर जैसे बोला, एंजल ऑफ फेट टेल डिवॉरर ऑर्बोरस। कट टू ऑर्डोरा फैमिली अंडरग्राउंड। ब्लैक आयरन कॉफिन के सामने एमलिन वाइट खड़ा था। उसका फेस पेल पर रिजॉल्व हार्ड था। उसने लॉर्ड निब्स की तरफ देखकर फर्मली डिक्लेयर किया, लॉर्ड निब्स, मैं एंसेस्टर का मिशन एक्सेप्ट करता हूँ। कॉफिन के अंदर से एज्ड और इकोइंग वॉइस आई, बहुत अच्छा, बताओ कब शुरू करना चाहते हो? कोई आखिरी विशेष बाकी हैं? ये वर्ड सुनकर एमिलिन के काव्स लिटरली वीक हो गए। आखिरी विशेष? उसका चेस्ट टाइट हो गया। एक सेकंड के लिए उसने रिग्रेट फील किया लेकिन तुरंत उसने अपनी नेक स्टीव की और बोला, देयर इज नो नीड, वी कैन बिगिन नाउ। चैप्टर 467। काला लोहे का कॉफिन जिस पर अजीबो गरीब नक्श बने थे बीच में चुपचाप पड़ा था। उसके आसपास की हवा भारी भारी और गहरी लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनजाना बोझ नीचे दबा रहा हो। हर लम्हा किसी छुपी ताकत का असर महसूस होता था, जैसे 2 अदृश्य ताकतें आपस में टकरा रही हो और उस टकराव की गूंज हवा में सिमट कर रह गई हो। एमलिन वाइट कोने में खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद था पर आंखों में एक अजीब झिझक और जिद बराबर चल रही थी। उसने एक एक करके मोमबत्तियां जलाईं जैसे कोई सोल्जर अपना आर्मर पहनता हो। एसेंशियल ऑयल्स और पाउडर्ड हर्ब्स उसने सही तरीके से जलाए। धुआं उठकर कमरे को एक घने धुंध से भर रहा था। हर सुगंध के साथ एटमॉस्फेयर और भी हैवी हो गया। उसने आंखें बंद की, सर झुकाया और अपनी रूह को आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग के हालत में ढलने दिया। धीरे धीरे उसने वो शब्दों को दोहराना शुरू किया जो उसके जहन में हमेशा से गूंज रहे थे। वो फूल जो इस दौर का नहीं, वो राजदार जो ग्रे फॉग के ऊपर हुकूमत करता है, पीले और काले रंग के बादशाह जो नसीब को मोड़ देता है। हर लफ्ज़ उसके दिल से निकलकर कमरे की हवा में फैल रहा था। धीरे धीरे एमलिन का जिस्म हल्का पड़ने लगा। उसने महसूस किया जैसे उसका जिस्म ज़मीन पर है पर सोल हवा में तैर रही है। नींद जैसी हालत पर सोल जागती हुई उसकी स्पिरिचुअलिटी ऊपर की तरफ तैर रही थी, जैसे किसी अनजाने आसमान की तरफ खींच रही हो। इसी वक्त ग्रे फॉग के ऊपर मौजूद उस पुराने महल में क्लेन लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के एंड पर बैठा था। उसके हाथ की उंगली हल्के हल्के साइड के रिपलिंग लाइट स्क्रीन पर टैप कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बेअसर, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ। उसने नज़र उठाई और फौरन पहचान गया, ये एमलिन है। बहुत हिम्मत है, जैसा कोई बच्चा डॉल खरीदने जा रहा हो, क्लेन ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत जवाब देने का फैसला नहीं किया। उसने पहले की कोशिश की थी कि सैंग्विन के मकसद का अंदाज़ा लगाने की डिविनेशन से, बट कोई सीधा जवाब नहीं मिला। बस इतना समझ आया कि इसका ऑरोरा ऑर्डर से लेना देना नहीं है। क्लेन के लिए क्यूरियोसिटी ज़रूर थी लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर उसने अभी रिस्पॉन्ड कर दिया तो क्या पता सामने बैठा हुआ वो पुराना सैंग्विन कुछ समझ जाए या ग्रे फॉग का राज महसूस कर ले। वो एमोन जैसे लोगों की मिसाल को याद करके काम किया। देर से जवाब दूंगा, उसने डिसाइड किया। कल या परसों जब एमलिन अकेला होगा, जब उसका प्रोटेक्शन गिर गया होगा, तब एकदम से जवाब दूंगा और तब वो शायद असली नतीजा देखेगा। लेकिन उसके लिए पहले डिविनेशन से रिस्क का लेवल कंफर्म करना ज़रूरी था। अंडरग्राउंड टेम्पल के अंदर जहां टीम बार बार एक्सप्लोरेशन कर रही थी, डेरिक बर्ग का जहन फिर से एक सवाल में घिरा। टेल डिवॉरर, क्या वही सर्कुलर रिवर? कॉलिन इलियाड ने ठंडी सांस लेकर सर हिलाया। उसकी लाइट ब्लू आंखें थोड़ी सी रोशनी पकड़ रही थी। हाँ, उसने कहा, इसका मतलब है हम एक ऐसी नदी में फंस गए हैं जो अपने माउथ से सोर्स तक वापस आती है। एक साइकिल जो खुद ही खुद को दोबारा शुरू करती है, इसीलिए हम निकल पा रहे हैं। फिर उसने और जोड़ा, खुशकिस्मती से ये सिर्फ उस एंजल ऑफ फेट की रेमिनेंट पावर है, खुद वो यहाँ नहीं है। डेरिक ने अंदर ही अंदर सोचा, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत ही शक्तिशाली एंजल था जो वक्त और तकदीर दोनों को जोड़ता था। कॉलिन ने एक डार्क रेड मेटल ट्यूब निकाला, उसका ढक्कन खोला और सीधा एक घूंट पी गया।
उसकी आंखें चमक उठी, पहले ब्लू फिर सिल्वर और फिर उसके अंदर प्यूपिल वर्टिकल हो गए जैसे किसी अजगर के हों। उनके अंदर जैक का छोटा सा रिफ्लेक्शन चमक रहा था। सिल्वर स्पार्क्स इधर उधर भटक रहे थे जैसे दो ताकतवर बिजली की लहरें टकरा रही हों। टिंग। कॉलिन ने अपनी एक तलवार ज़मीन में घुसाई और दूसरी तलवार को निकालकर उस पर गोल्डन सन ऑयल लगा दिया। जैसे ही रोशनी चमकी, जैक का चेहरा बदल गया। उसके आसपास का अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे शैडो उसके अंदर घुस गया हो। और फिर कॉलिन ने मूव किया। एक ही पल में उसका जिस्म धुंधला पड़ गया और सिल्वर गोल्डन रोशनी ने पूरे अंडरग्राउंड हॉल को भर दिया। रोशनी जैक के ऊपर सबसे तेज थी। जैक चीखा, एक ऐसी चीख जो पत्थर तक को हिला दे। अंधेरा फिर से ऑल्टर के ऊपर से लपेट लिया गया, लेकिन जब सब खत्म हुआ, जैक वहीं खड़ा था। उसका चेस्ट का फेस गायब हो चुका था। सिर्फ एक खुला सा छेद था जहां उसके अंदरूनी अंग धड़क रहे थे। साइड पर कॉलिन झुक कर बैठा था। दोनों तलवारें नीचे लटकी हुई थी। उसके सामने जो फेस था वो टुकड़ों में बिखर रहा था। आंखें, नाक, मुंह सब गिर कर झटके खा रहे थे और फिर जल्दी सड़कर खत्म हो गए। डेरिक ने एकदम महसूस किया जैसे उसके आसपास का इनविजिबल पानी का बबल टूट गया। वो फिर से शोर पर खड़ा था और रिवर का साइकिल तोड़ दिया गया था। उसके दिल में सुकून और खुशी भर गई। हम फाइनली निकल आए हैं। अगर मिस्टर फूल ने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो शायद हम हमेशा इस साइकिल रिपीट करते रहते। कॉलिन ने जैक के वुंड पर एक ब्लैक लिक्विड डाला जो तुरंत एक मेम्ब्रेन बनकर ब्लीडिंग को रोक गया। हाइम, जोशुआ, तुम दोनों इसके पास रहोगे, उसने हुक्म दिया। उसकी आवाज़ अब भी दबी हुई थी पर उसमें उम्मीद भी थी। ये लड़का शायद हमारे लिए नई रोशनी हो। डेरिक ने अंदर ही अंदर मिस्टर फूल को शुक्रिया कहने की कोशिश की, लेकिन फिर सोचा प्रेयर का कोई प्रॉपर गेस्चर तो है ही नहीं। बैकलैंड के एम्प्रेस बोरो में ऑल हॉट की विला में डिनर चल रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स के नीचे रोशन प्लेट्स में खाना जगमगा रहा था। फैमिली एक कैजुअल मूड में थी। हल्की हुली बातें हो रही थी। ऑर्डर ने स्टेक का टुकड़ा काटा और फिर कैजुअली फादर की तरफ देकर पूछा, फादर, क्या प्रिंस एडेसाक के आसपास कुछ हुआ है? ऑल हॉल थोड़ा रुक गया। उसके चेहरे पर एक शेड सी आई। फिर बोला, कुछ र्यूमर्स हैं, एक कॉमनर लड़की के साथ प्यार और एक एरिस्टोक्रेटिक डिसेंडेंट की मौत। रॉयल फैमिली ने इसे सप्रेस कर दिया है। ऑड्रे ने एक हल्की मुस्कान बनाई, लेकिन अंदर से उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने अपने जहन में सोचा, क्या ये सिर्फ एक स्कैंडल है या उसके पीछे कुछ और गहरा है? ओडोरा फैमिली के अंडरग्राउंड में एमलिन फिर से अपने आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग से बाहर आया। उसने आंखें खोली, पसीने में भीगा हुआ था। उसने लॉर्ड निब्स को देखा और कहा, लॉर्ड निब्स। कोई जवाब नहीं मिला। निब्स की आवाज़ पुरानी और भारी सी थी। ठीक है, तुम आज रात यहाँ रुक जाओ ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। एमिली ने सिर हिलाया, चाहे उसके दिल में डर अभी भी था। उसने रात वही गुजारी। अंधेरा चुपचाप रहा और सुबह के वक्त जब सूरज की हल्की सी रोशनी शीशे से अंदर आई, एमिलिन ने हल्का सा सुकून महसूस किया। सुबह वो ओडोरा विला से निकला, अपनी टोपी नीचे की और एक रेंटल कैरिज में बैठ गया। कैरिज धीरे धीरे चलती गई। एमिलिन खिड़की से बाहर देख रहा था जब अचानक उसके सामने दुनिया धुंधली हो गई। उसने महसूस किया जैसे उसके आसपास का सब कुछ गायब हो गया हो और वो फिर से उसी एंडलेस ग्रे फॉग में खड़ा हो। उसके सामने एक मैजेस्टिक महल उभर कर आया, मिस्टीरियस और डिवाइन। वो ब्रॉन्ज टेबल पर बैठा था और टेबल के एंड पर थिक ग्रे फॉग के अंदर एक शख्स बैठा था, शैडोड, अनटचेबल, लेकिन उसकी नज़र सीधा एमिलिन पर थी। एमिलिन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये अब शुरू हो गया? चैप्टर 468। एमिलिन वाइट एकदम स्टैचू की तरह जम गया था। उसका जिस्म कुर्सी पर सीधा और कठोर था, जैसे मार्बल का बना पुतला हो। उसके जहन में कुछ नहीं था, ब्लैंक स्क्रीन। सिर्फ एक चीज़ थी जो उसके दिल की धड़कन को तोड़ रही थी। ये जगह हकीकत है। ये पैलेस, ये टेबल, ये ग्रे फॉग के पीछे छुपी शक्ल, सब असली है। और फिर उसने वो आवाज़ सुनी, ठंडी, बेपरवाह और गहराई तक उतर जाने वाली। तुमने मुझे क्यों प्रे किया? एमिलिन के कान गूंज गए। उसने बिना सोचे समझे जवाब दे डाला, जैसे दिल से निकली चीख। ये एंसेस्टर्स का रिविलेशन था। उन्होंने एक सपने के जरिए हमें बताया कि एपोक्लिप्स आ रहा है और हमें तैयारी करनी होगी, और इस सब में मैं एक की हूँ। मेरा मिशन था कि मैं फूल को प्रे करूँ। क्लेन, जो अपने चेयर के एंड पर बैठा था, उसके लिए ये जवाब चुप कर खुशी भी था और कन्फ्यूजन भी। वो ऑलरेडी अपने जवाब सोच कर आया था, लेकिन एमिलिन ने सब कुछ एक ही सांस में खोल दिया। एंसेस्टर्स का रिविलेशन। क्लेन के जहन में तुरंत एक नाम उभरा, लिलिथ। वही एंशिएंट गॉडेस जो सेकंड इपॉक में ख़त्म हो गई थी, जिसका ताकत क्रिएटर ने वापस ले लिया था। इसकी वजह से तो वो बहुत सारे वैम्पायर्स ने प्रीमॉर्डियल मून को प्रे करना शुरू कर दिया और अंजाम हमेशा बहुत ही खतरनाक हुआ।
और मिस्टर डोर की बातें उसे याद आईं। मून का कार्ड खाली है, मतलब या तो ये पाथवे किसी और ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया है या फिर गॉडेस सच में मर गई थी। लेकिन फिर ये रिविलेशन कहाँ से आया? अगर लिलिथ सच में ख़त्म हो गई है तो ये आवाज़ कौन दे रहा है? क्लेन के जहन ने तुरंत दो पॉसिबिलिटीज़ बनाई। पहली, कोई और डीटी लिलिथ का मास्क पहनकर बोल रही है, शायद लेडी ऑफ क्रिम्सन ही हो जो ऑलरेडी द स्टार बन चुकी है। शायद वो अपने दुश्मन की प्लान्स को बिगाड़ रही हो। दूसरी, लिलिथ पूरी तरह से मर नहीं गई, शायद वो किसी यूनिक तरीके से जिंदा है, अपना चांस ढूंढ रही है दोबारा वापस आने का। शायद ये रिविलेशन उसकी फाइनल स्ट्रगल है, उसकी कमबैक की कोशिश। और अगर ऐसा है तो उसका फूल से कोऑपरेशन चाहना एक ओपन वाइट है। लेकिन क्लेन अपने आप को याद दिलाता है, मैं अभी सिर्फ सीक्वेंस 6 हूँ, एक एंशिएंट गॉडेस के साथ कोऑपरेट कैसे करूँ? एमिलिन ने अभी भी झुक कर कहा, मुझे तो बस एंसेस्टर ने ये मिशन दिया था, मुझे सिर्फ प्रे करना था। क्लेन ने उसके पीछे स्टार सिंबल को शिफ्ट होते देखा जो क्रिम्सन मून बन गया। उसने दिल में कंफर्म कर लिया, सैंगुइन का पाथवे सीधा मून तक जाता है। क्लेन ने एक मुस्कान बनाई और फिर बेपरवाह टोन में पूछा, तुम्हारे एंसेस्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा था? प्रे करने का मकसद क्या था? एमिलिन ने सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। क्लेन ने दिल में सोचा, तो मैं ही इसका मतलब बताता हूँ। उसने एक कैजुअल अंदाज में बोला, एक्चुअली मुझे लगता है तुम्हारी एंसेस्टर चाहती है कि मेरी मदद से तुम एक हाई लेवल एग्जिस्टेंस बन सको, ताकि जब एपोकलिप्स आए तुम अपनी रेस को बचा सको। एमिलिन तुरंत उलझन में पड़ा, लेकिन हम सैंगुइन खुद ग्रो नहीं कर सकते, हमें हमेशा एल्डर्स के बिस्टोरमेंट और रेलिक्स चाहिए होते हैं। एडवांसमेंट खुद से पॉसिबल ही नहीं है। क्लेन ने सोचा, तुम्हारे रूल्स को तुमने एब्सोल्यूट मान लिया, लेकिन असली दुनिया बहुत बड़ी है। कंजर्वेशन का लॉ हमेशा चलता है, लेकिन उसके अंदर भी तरीके होते हैं। उसने बस हल्का सा हंसा, तुम्हें खुद जवाब ढूंढना होगा, मैं सिर्फ एक मौका दूंगा। सवाल यह है कि क्या तुम चाहते हो ऐसा मौका? एमिलिन ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी, खड़ा हुआ और बाव किया, यही तो मेरी इच्छा है। क्लेन ने अंदर ही अंदर मुस्कान दबाई, एरोगेंट वैम्पायर अभी भी इतना अंबल, कितनी जल्दी रंग बदलते हो। उसने टेबल पर हल्की टैपिंग की और कहा, लेकिन एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, ना अपने एल्डर्स को, ना उन सैंगुइन को जो तुम्हारे रिचुअल में मौजूद थे। एमिलिन के चेहरे पर सरप्राइज था, लेकिन क्लेन ने सीधा काटा, तुम्हारे एंसेस्टर ने भी तो ये नहीं कहा कि तुम्हें रिपोर्ट करना है, सिर्फ प्रे करना था, और अगर तुम रिवील करोगे तो लोग देख लेंगे, तुम्हारी एंसेस्टर भी ये नहीं चाहेगी। एमिलिन के जहन में एक ख्याल आया, उसने एंसेस्टर का नाम डायरेक्टली लिया, जैसे वो दोनों पुराने दोस्त हैं। उन्हें तुरंत हेड झुका लिया, ठीक है। क्लेन ने उसकी और भी कमजोरी ढूंढी, और याद रखो, अगर तुम सच में अपनी रेस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें थॉर्न्स का दर्द झेलना होगा, तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा, लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, फिर भी तुम्हें अपना रास्ता अकेले तय करना होगा। एमिलिन का दिल भर गया, उसने अपनी जिंदगी याद की। हमेशा डॉल्स के शौक के लिए मजाक उड़ाया गया, एल्डर्स ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब वो सोच रहा था कि शायद ये सब इस मिशन का हिस्सा था। वो साइलेंट गार्डियन बन सकता है अपनी रेस का। उन्हें जवाब दिया, योर विल पास थ्रू द अर्थ। क्लेन ने बस एक हल्का सा स्माइल किया, मैंने एक सीक्रेट गैदरिंग बनाई है, ये वही जगह है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? यहाँ तुम अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। एमिली ने तुरंत जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। और फिर उसने अपनी खुद की रिक्वेस्ट रखी, मिस्टर फूल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साइकोलॉजिकल क्यू हटा दें, अर्थ मदर के बिशप का बनाया हुआ। क्लेन ने बेपरवाह टोन में बोला, मुझे पता है। एमिलिन का दिल जोर से धड़का, एज एक्सपेक्टेड, एक हिडन एग्जिस्टेंस सब कुछ जानता है। क्लेन ने सॉफ्ट शक्ल किया, मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसका प्राइस तुम्हें देना होगा। एमिलिन ने सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि एक हिडन एग्जिस्टेंस को क्या पसंद आएगा। क्लेन ने खुद जवाब दिया, मुझे तुम्हारे सैंगुइन की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तुम वो शेयर कर सकते हो। एमिलिन ने तुरंत से रिला दिया, मैं तैयार हूँ। उसके बाद क्लेन ने ब्रॉन्ज टेबल पर टैरेट कार्ड कॉन्ज्यूर किए। उनमें वो कार्ड्स भी थे जो अभी तक चूज नहीं हुए थे। एमिलिन ने धीरे धीरे हर कार्ड देखा और फिर उसका हाथ एक पर रुका। उसकी आंखें थोड़ी सी चमक उठी, मैं चूज करता हूँ द मून। चैप्टर 469। ग्रेफॉग के ऊपर उस पैलेस में जो एक जायंट का महल जैसा लगता था, द मून। एमिलिन ने सोचा, दिमाग तेज चलाया और डिसाइड किया कि सैंगुइन की हिस्ट्री का कौन सा हिस्सा वो फूल को सुनाए। मैं और मेरी एंसेस्टर पुराने दोस्त हैं, वो खुद से कहता था, तो शायद वो ऑलरेडी पुराने वाकयात जानता होगा। 4th और 5th इपॉक में हमारी रेस का शुरुआत बड़ा था। बहुत सी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन एक बात सबसे अहम है। एमिलिन ने सांस ली और बोलना शुरू किया। कैटेक्लिज्म के बाद सैंगुइन ने अपनी पहले जैसी सेंट्रल स्टेज खोलना शुरू कर दी। हम लोग फिर इंडिविजुअल नोबल्स हाउस बन गए, हर एक या तो टेरिटरी संभालता या किसी फोर्ट्रेस की हिफाजत करता। फिर एक दिन हमारी क्वीन, ब्लड मून क्वीन ऑर्निया
आई और उसने हमें अंधेरे से बाहर निकाला। उसने टनसोइस्ट डायनेस्टी के नाइट एम्परर से शादी की। द सैंगुइन फिर से एक फोर्स बन गए। हम लोग डायनेस्टिक सपोर्टर्स बन गए। ऑगस्टस एन हॉर्न, उन सब ने हमारी क्वीन को हर मैजेस्टी कहा। जैसे जैसे एमिलिन बोलता गया उसकी आवाज़ में प्राइड भरता गया। वो एक एक किस्सा सुनाने लगा। ऑर्निया की खूबसूरती, उसकी रीगल अदाएं, उसकी रूलिंग्स और कैसे सैंगुइन ने कल्चर पर गहरा असर छोड़ा। एमिलिन के लिए वो सिर्फ इतिहास नहीं था बल्कि आइडेंटिटी का एक हिस्सा था। क्लेन चुपचाप सुन रहा था, अंदर से हल्का सा ताना मारते हुए। अगर कोई मैजिक मिरर पूछे हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, तो तुम ही जवाब देने लोगोगे एमिलिन। उसको एमिलिन की एकेडमिक और प्राइड फील्ड डिलीवरी पर अजीब सी दिलचस्पी हो रही थी, लेकिन वक्त कम था। एमिलिन ने टोन सीरियस किया। सब कुछ वॉर ऑफ द 4 एम्परर्स में टूट गया। नाइट एम्परर मर गया, क्वीन भी। सैंगुइन को बहुत नुकसान हुआ। 4 फैमिलीज ऑगस्टस, एन हॉर्न, सॉरोन, कैस्तिया ने जब एम्पायर तोड़ दिया तो हमें छुपना पड़ा। हम अनइनहेबिटेटेड माउंटेन्स में छुप के रहे, बस अपनी नस्ल मतलब रेस लीनेज बचाने के लिए। क्लेन ने म्यूरल और टूडोर रून्स वाली तस्वीर मन में लाई। वो जो स्टैचूज देखे थे वो अब ज्यादा मीनिंगफुल थे। एमिलिन बहुत जज्बे के साथ बात करता रहा। हमारी ग्लोरी, हमारी सॉन्ग्स, हमारे रिचुअल्स सब ठीक था, लेकिन हम सरवाइव कर गए। ऑर्निया ने हमारी नस्ल बचाई। फिर एमिलिन रुक गया और उसने थोड़ा और बोलने की ऑफर दिया। अगर आप चाहें फूल, मैं डिटेल क्रॉनिकल बता सकता हूँ। ब्लड मून क्वीन के डीड्स हर पेज एक मोटी किताब के बराबर होगा। क्लेन ने हल्की स्माइल दी। उसको इतना लंबा लेक्चर चाहिए नहीं था। ठीक है, मैं बराबरी और एक्सचेंज में इंटरेस्ट रखता हूँ। तुम्हारा इतिहास तुम्हारे रिवॉर्ड के बदले में चलेगा। जब मौका मिलेगा तुम उसे मुझसे ट्रेड कर सकते हो। एमिलिन को खुशी हुई। पहली बार उसे कोई सुन रहा था बिना सस्पिशन के। क्लेन ने बुलेट पॉइंट जैसा बताया, अब तुम वापस जा सकते हो। एक हल्की रोशनी एमिलिन को घेरते हुए मिली और वो कैरेज में लौट गया। एक गोल्ड स्किन पार्चमेंट की तस्वीर उसके दिमाग में फ्लैश हुई। रिचुअल का एक सीधा सीक्रेट तरीका जिससे फूल से दोबारा कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। एमिलिन घर आया। डॉल्स के बीच कमरा दूरा, अंधेरा और कर्टेन नाजुक से झिलमिला रहा था। उसने हाथ धोया, टेबल पर बैठा, स्पिरिचुअल मटेरियल्स निकाले, सिंबल्स बनाए और फूल का ऑनरिफिक नेम लिखने लगा। उसकी सांसों में एक अलग सी इंटेंसिटी थी, जैसे कोई जो जिंदगी भर किसी मिशन के लिए पला पड़ा हो। अब उसको फाइनली चांस मिल रहा हो। वो रिचुअल शुरू हुआ। कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स, हर्ब्स, सब तैयारी से। एमिलिन का बॉडी रिलैक्स हुआ पर स्पिरिचुअलिटी ऊपर निकल आई। उसे लगा कि वो एक बहुत ऊंची जगह पर उठ रहा है। विजन में ग्रे फॉग, पैलेस और एक फिगर जिसका कोई क्लियर चेहरा नहीं था। फिर एक गोल्डन ब्लैक विंग्ड फिगर, एक मैजेस्टी जो उसको छू गई, एक इंस्टेंटेनियस कॉन्टैक्ट। फिर चिल्लाहट। एमिलिन जमीन पर गिरकर अपना सर पकड़ के लूटने लगा। ग्रीन स्मोक उसके शरीर से निकलती रही। दर्द इतना इंटेंस था कि उसकी हालत बेहाल। जब वो होश में आया, फूल की डीप वॉइस उसके कान में गूंज उठी, तुम्हारा साइकोलॉजिकल क्यू लिफ्ट हो चुका है। एमिलिन कर रहा था लेकिन अंदर खुशी थी। क्यू चला गया। उसने सोचा जो मैं चाह रहा था वो हो गया, लेकिन तकलीफ भी बहुत थी। सनब्रूज जैसा प्योरिफिकेशन वैम्पायर के लिए पेनफुल हो सकता था। क्लेन ने यह पहले से कैलकुलेट किया था। थोड़ा दर्द देने वाला पर सेफ अप्रोच चुनना। वो जमीन पर बैठा, हेयर मेसी पर सीने में एक तेज खुशी थी। क्लेन ने ऊपर से नोट किया, डिविनेशन करने लगा। क्या मैं रेड रोज मैनर जाऊं आज शाम को? उन्हें टोपैज पेंडेंट यूज करके पेंडुलम चलाया पर वो स्टैंड स्टिल रहा। ग्रेड जीरो सीड आर्टिफैक्ट इन्वॉल्व हो तो डिविनेशन ऑफन फेल होती थी। क्लेन ने फिर ट्राई किया, कल दोपहर लायक होऊंगा क्या? फिर फेल। ही सॉफ्टली एक्सेल्ड। डिविनेशन हर चीज़ बता नहीं सकती। कुछ चीज़ें इंटेंशनली ब्लाइंड होती हैं। अगर 0-08 या किसी पावरफुल सीलर का इन्वॉल्वमेंट है तो डायरेक्ट जाने से डिटेक्शन हो सकती है, पर अगर मैं वापस चला जाऊं बिना सस्पिशियन के तो एक नॉर्मल हैंडओवर करके तब विड्रॉ स्टेज सेफ होगा। क्लेन ने डिसीजन लिया, आज वो वापस रियल वर्ल्ड में जाके तैयार होगा। डबल ब्रेस्टेड फ्रॉग, हाफ टॉप हैट और रेड रोज मैनर की राह। वो कोट पहना और 15 मिनट स्ट्रीट से बाहर निकला। बाहर सर्द हवा, लाइट ड्रिजल। उसने लास्ट नज़र घर पर डाली और सोचा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं वापस आकर सीक्रेट चैनल से कांटेक्ट करूंगा, लेकिन अभी स्टेज से ग्रेसफुली एग्जिट करना बेहतर है। और इस सोच के साथ वो गहरी शहर की गलियों में चला गया, रेड रोज मैनर की तरफ, जहां आने वाले गेम के अगले चरण का स्टेज सेट हो रहा था।